वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, राइट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था 12th क्लास के अंदर। तो जो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट था उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंस भी कर लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग कर लिया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और उसके साथ हमने इंपॉर्टेंस भी कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट, हमारी लाइफ के उद्देश्य क्या होते हैं किसी मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले जो आपका है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपका एंड रिजल्ट होता है जिनको हम अचीव कर लेते हैं। जैसे कि आपने 12th में 90% मार्क्स सोच लिए हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका टारगेट है, ये आपका एम है, इसको आपने अचीव करना है। और 11th क्लास में आपके ऑलरेडी 80% मार्क्स आ गए हैं, तो वो आपने गोल अचीव कर लिया। तो जो गोल होता है वो लाइफ में जरूर होना चाहिए। अगर आपका गोल नहीं है लाइफ के अंदर तो आपकी ये लगा लीजिए जो बोट है, जो किश्ती है, वो सेम ऐसे है जैसे कि आपके हाथ में कोई पतवार ना हो किश्ती को चलाने के लिए। तो जहां पर नदी की लहर आएगी, दरिया की लहर आएगी, वहीं आपकी बोट चली जाएगी। समझ में आया? तो इसका मतलब आप नाव को चलाने के लिए एक व्यक्ति का होना जरूरी है, उसके हाथ में एक पतवार होना भी जरूरी है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट भी ये बताता है कि आपकी प्लानिंग होना जरूरी है और आपकी लाइफ में ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, आपका उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। तो एक बिजनेस के अंदर 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये ध्यान रख लें। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, राइट, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव आपका एक एंड रिजल्ट होता है। जैसे हम खीर बना रहे हैं या चाय बना रहे हैं, तो लास्ट में चाय बहुत बढ़िया बनी तो वो हमें अपना जो एम है, जो गोल है, वो अचीव हो गया। हमने सोचा कि अकाउंट में 100% मार्क्स लेंगे और हमारे 100% मार्क्स आ गए तो हमारा गोल अचीव हो गया। तो सबसे पहले बात है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर द एंड रिजल्ट व्हिच इज सीक्स टू बी अचीव। एंड रिजल्ट है ये आपका, ये चीज ध्यान रख लें। एंड रिजल्ट जो आपको अचीव करना है, 12th में कितने मार्क्स लेने हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या बनना है, सीए बनना है, क्या करना है, तो वो अगर आप सीए बन जाते हैं तो आपने गोल अचीव कर लिया है। तो उसी प्रकार से हमारे मैनेजमेंट में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं, राइट। तो अब उनको हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली बात है सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपने अपने आप को जिंदा रखना है, राइट, यानी कि आपने अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना है। तो आपकी लाइफ कंटिन्यू तभी रहेगी जब आपका गोल बहुत बढ़िया होगा, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होगी, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। तो पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व इंश्योरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस। तो इसमें 2 बातें आई है, एग्जिस्टेंस, अपने आप को जिंदा रखना है, सर्वाइवल करना है, खाना खाना है जिंदा रखने के लिए, खाने के लिए नहीं जिंदा रहना है। तो हम कम से कम इतना जरूर खाएं कि हम अपने आप को जीवित रख सकें, सर्वाइव कर सकें। तो इतना हमारे पास प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स ए प्रॉफिट। मेक्स ए प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट। प्रॉफिट किस चीज के लिए होता है, जो आपकी कॉस्ट को कवर कर दे। आप 8 रुपए का प्रोडक्ट लाए, 10 रुपए का बेच रहे हैं, 2 रुपीज आपके प्रॉफिट हो गए। 10 रुपीज का आपने पेन लिया, 13 रुपीज में आपने सेल कर दिया, तो 3 रुपीज जो बीच में डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट ही आगे आकर आपको सर्वाइव करेगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। आपने ग्रोथ भी करना है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप में ग्रोथ नहीं हो रही है। आप अपने पेरेंट्स को जितनी मर्जी सफाई देते रहिए, हम तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो आपकी क्या निशानियां है, क्या पहचान है, कैसे पता चलेगा कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पहले कितने थे, अब कितने हैं। पहले आपकी कितनी फैक्ट्रीज थी, अब कितनी फैक्ट्रीज हैं। आपकी पहले कितनी एसेट थी, अब कितनी एसेट्स है।
पहले कितनी सेल थी, अब कितनी सेल है? पहले आप 2 करोड़ की सेल कर रहे थे, अब आप 4 करोड़ की सेल कर रहे हैं, इसका मतलब आप ग्रोथ कर रहे हैं। पहले आपकी 2 फैक्ट्रीज थी, अब आपकी 5 हो गई, इट मींस ग्रोथ ऑफ, राइट? तो इसको ग्रोथ कहते हैं। देयर, राइट, मैनी इंडिकेटर्स, देयर आर मैनी इंडिकेटर्स of growth such as sales volume, increase in assets and others. सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गुड बिजनेसमैन टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। तो एक अच्छे बिजनेसमैन की ये पहचान है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करे। अपने लिए तो वो अच्छा करेगा ही करेगा, सोसाइटी के लिए वो कैसे अच्छा कर सकता है कि उसके जो यहाँ पे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उसको एक तो वो वर्किंग कंडीशन तो अच्छी देगा ही देगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करे। जिस एरिया में वो फैक्ट्री लगाता है तो वहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए और गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए एट फेयर प्राइस, राइट? प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। प्राइस भी ठीक होनी चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सोसाइटी के लिए उसको कुछ करना चाहिए। तो उसके साथ साथ इको फ्रेंडली उसको टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिस सोसाइटी में वो अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहा है, ऑफिस स्टैब्लिश कर रहा है, ताकि वहां के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सोशल ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द सोसाइटी, जिससे कि बेनिफिट हो। अगर बेनिफिट नहीं होता सोसाइटी को तो सोशल ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। तो क्या करना है? क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस टू कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना आपने। सेकंड पॉइंट, फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, डीलर्स एंड कॉम्पिटिटर। फेयर डीलिंग, सभी के साथ फेयर डीलिंग, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्ट एंड प्रमोट पेमेंट ऑफ द वेरियस टैक्स। ऑनेस्टी, सभी टैक्स की पेमेंट होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ टैक्स, सरकार के जितने भी टैक्स बनते हैं, जीएसटी बनते हैं, जो भी टैक्स बनता है वो सरकार को ईमानदारी के साथ पे करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उस समाज के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए ताकि उस एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सके और एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। और फैक्ट्री ऐसे एरिया में लगानी चाहिए जो कि बैकवर्ड एरिया हो, राइट? एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, सेटिंग अप स्कूल, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड क्रेच इन द एरिया। आपको हॉस्पिटल भी ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो भी उस वहां के मेडिकल फैसिलिटीज का बेनिफिट उठा पाए। और जो पुअर लोग हैं वो उनको भी एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, उनके लिए स्कूल्स ओपन करने चाहिए। प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंटल बैलेंस, और ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि हमारा एनवायरमेंट बैलेंस में रहे। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, और ऐसे काम करने चाहिए, ऐसी फैक्ट्री लगानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, धन कमाया जा सके फॉर कंट्री। अपने लिए तो वो करेगा ही करेगा, डूइंग सम गुड थिंग्स फॉर द कंट्री। पर्सनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एक ही बात है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके कुछ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन दोज ऑब्जेक्टिव व्हिच एमर्ज because individual join it to satisfy their needs। अगर मैं तो सर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो हमारी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया हमने, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। अब एम्प्लॉइज के अपने ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? उसका सबसे पहले ये होता है कि जहां पे वो वर्क कर रहा है उसको गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। देयर शुड बी गुड वर्किंग कंडीशन। वहां पे फैन की प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, राइट? वेंटिलेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर 1, फेयर एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन फॉर द परफॉर्म। जो वो वर्क कर रहा है उसके लिए उसको अच्छी रेम्यूनरेशन मिले। रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी, उसको ये नहीं होगी यार कब मुझे निकाल दिया जाएगा, पता नहीं कल निकाल दिया जाएगा, 2 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, 1 साल के बाद मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो उसकी जो जॉब है वो सिक्योर्ड होनी चाहिए। जॉब शुड बी सिक्योर्ड। वर्किंग कंडीशन, इसका मतलब यह है कि आपकी जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर एक कूलर लगा हो, फैन लगा हो,
वेंटिलेशन का अरेंजमेंट हो, गुड वर्किंग कंडीशन हो। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, उसको ये भी चाहिए कि अगर वो पुलिस में जा रहा है और अगर वो कांस्टेबल भर्ती हो रहा है, उसकी रिक्रूटमेंट हुई है, तो वो धीरे धीरे हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की पोस्ट तक धीरे धीरे वो पहुंचे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द गुड वर्क डन, ये चीज ध्यान रखें, रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके काम की एक पहचान होनी चाहिए, उसको उसके काम से जाना जाए अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, और एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए और उसके इंप्रूवमेंट के लिए उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कोर्स करवाया जाना चाहिए। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। मैनेजमेंट एज ए साइंस भी होता है और मैनेजमेंट एंड आर्ट भी है और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन भी है। तो कोई कहता है कि मैनेजमेंट साइंस है, कोई कहता है कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, कोई कहता है कि मैनेजमेंट एज ए साइंस है, कोई कहता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है। तो इनको समझने के लिए यही इसका नेचर है, ये इसके तीन नेचर्स में आ जाता है कि मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। लेकिन ये साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है, इनको समझने के लिए हमें इनके जो फीचर्स हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इनके फीचर्स और प्रिंसिपल जो होते हैं उसको नहीं जान लेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, राइट, या प्रोफेशन है। तो इनको जानने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, नेचर पे बात कर लेते हैं। Various management thinkers have different opinion about the management being considered as an science. कोई इसको साइंस कहते हैं, an art or a profession. To conclude whether management is a science, art or profession, we must understand the features. हमें कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? फीचर्स ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, इनके फीचर्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए गीता का क्या नेचर है, राम का क्या नेचर है, तो उसके बारे में हम उनसे बातचीत करके तभी पता लगा पाते हैं। एंड कंपेयर देम विद मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब हम आ जाते हैं कि तीन चीजें आ रही है, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम दे रहे हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट साइंस क्या है? साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आप सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे आप पानी को बॉइल करेंगे, उबालेंगे 100 डिग्री के ऊपर, तो वो हवा में उड़ जाता है पानी, ये उसके साइंस है। दीवार पे अगर हम बॉल मारेंगे तो एक्ट का रिएक्ट होगा, बॉल वापस आएगी। तो इसका मतलब इसमें भी एक साइंस काम कर रही है। क्या साइंस कहती है, दोबारा देख लें, आप भी वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग एंड फैक्ट्स। ये भी आपने ध्यान रखना है किसके ऊपर? फाइंडिंग, जो उनके बारे में हम पता करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स में अगर हम जाएं तो वहां लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस ज्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी, राइट, ये आप जानते हैं। प्राइस ज्यादा होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। ये एक लॉजिक है, एक फाइंडिंग है, एक फैक्ट है। ह्यूमन बिहेवियर ऐसे ही काम करता है, तो वो हमें जानना पड़ता है। डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली, लॉजिक होना चाहिए, बेस्ड फाइंडिंग एंड फैक्ट्स। तो अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट एज इसके फीचर्स क्या होते हैं साइंस के। साइंस के 4 फीचर्स हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। हर चीज के पीछे एक सिस्टमेटिक चीज काम करती है, तो वो अगर चीज नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कोई दवाई बनती है तो वो दवाई के ऊपर कई सालों की रिसर्च होती है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। वो चूहों को खिलानी पड़ती है, मॉन्कीज को खिलाई जाती है, फिर वो जाकर कहीं ह्यूमंस को वो दवाई दी जाती है कि इसका ये दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। जैसे आपको पता है दिस इज द टाइम ऑफ कोरोना,
तो कोरोना के लिए जो दवाई बन रही है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे। लेटेस्ट एग्जांपल हो गया आपके ऊपर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो उसके ऊपर दवाई चल रही होगी, कौन सी दवाई दी जाए पेशेंट को कोरोना के कि वो ठीक हो जाए। एकदम कोरोना के पेशेंट को दवाई नहीं दी जा सकती है, पहले उसके लिए हो सकता है कि हमारी कहीं रिसर्च चल रही हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसके बारे में वो ये बता रहा है कि अगर पानी को अगर हम बॉयल करेंगे तो वो हवा में उड़ जाएगा, ये कॉज और उसका इफेक्ट हो गया, राइट। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, कोई रूल होता है उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। जैसे साइंस में रूल होता है कि कोई चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो जमीन पे वापस आ जाती है, ये यूनिवर्सल है। चाहे हम उसको कहीं पे भी फेंक के देख लें, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, यूएसए हो, कहीं पे भी अगर हम पत्थर को ऊपर फेंकेंगे, बॉल को ऊपर फेंकेंगे, वो नीचे जरूर आएंगे, राइट। दिस इज अ यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे अकाउंट्स के स्टूडेंट एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो सभी जैसे एक जैसा ही पढ़ाया जाएगा, तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है। अब हम करेंगे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, ये भी इसके फीचर्स पे डिपेंड करेगा। साइंस में भी आपने पढ़ा था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी सेम वही है, इट इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है बट इन्वॉल्व थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। जो आर्ट है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। जैसे कि आप कोई भी चीज सीखते हैं, जैसे आपको कोई चीज उसके थ्योरेटिकल सीखते हैं, जैसे आप कंप्यूटर के बारे में उसके रूल्स हैं वो पहले आप सीख रहे हैं, तो दैट इज थ्योरेटिकल। तो उसको देखते हैं कि क्या है। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट। इसमें भी आप ध्यान से देखें, इट इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन्वॉल्विंग theoretical concepts which require skills and creativity to achieve desired result। जैसे भी म्यूजिशियंस है, उसको गाना है और उसको सीखना है, तो उसको सीखने के लिए बुक्स तो ऑलरेडी बनी हुई है, सारे गा मा पा, वो आपको मालूम है कि उसके अंदर वो ये होते हैं नोट्स। तो वो जो नोट्स बने हुए हैं, लेकिन उनको आपने कैसे डेली रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एक अच्छे म्यूजिशियन, एक अच्छे गायक बन सकते हैं। इसी प्रकार से एक पेंटर है, वो पेंटर है, उसको मार्केट से बुक मिल जाएगी आपको कि आपको ब्रश कैसे चलाना है, लेकिन जब तक वो ब्रश चलाएगा नहीं पेंटिंग के ऊपर, तब तक वो अच्छा पेंटर नहीं बन सकता है। तो किसी चीज को जब किया जाता है उसमें प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है। जैसे क्रिकेटर है, सारे अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, या एक्टिंग में सभी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जो प्रैक्टिस है वो आर्ट के अंदर ही होती है, तो उसको भी अभी आपको समझाएंगे। इसके फीचर्स क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, बुक्स तो सबके पास पड़ी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लिटरेचर ऑन पेंटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, किताब पढ़ ली भाई पब्लिक में स्पीकिंग कैसे करनी है, लेकिन जब स्टेज पे गए तो कांपने लग गए, क्योंकि स्टेज पे कभी गए ही नहीं। तो जब आपने स्टेज पे कभी गए ही नहीं, 50 बच्चों के सामने आपने कभी बोला ही नहीं, तो आप अपनी लाइन पे सही नहीं बन पाएंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकंड पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज लाइक पेंटर्स, म्यूजिशियंस। लाइक क्या लिखा हुआ है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपकी अपनी क्या नॉलेज है? पुराने टाइम में ये कहा जा सकता था मैनेजर कैन नॉट बी मेड, ठीक है। पुराने टाइम में ये कहा जा सकता था कि जो कलाकार होते हैं वो बनाए नहीं जा सकते, वो पैदा होते हैं। आर्टिस्ट जो है वो पैदा होते हैं, यानी कि वो क्वालिटी लेके पैदा होते हैं। लेकिन आज के टाइम में हमने देखा है कि हर व्यक्ति सिंगर बन जाता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, वही बात आ गई कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं। गाड़ी तो आपके घर में है, लेकिन क्या गाड़ी जो है, जो आपके पास कार है, क्या उसको डेली चलाते हैं? अगर चलाते हैं तो आप परफेक्ट ड्राइवर बन जाएंगे।
अगर आप नहीं चलाते हैं तो इधर उधर आप एक्सीडेंट करते रहेंगे। तो कुछ लोग ड्राइव करने में परफेक्ट होते हैं, कार तो सेम ही होती है सभी के पास ही, लेकिन उसको चलाना कैसे है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कंक्लूजन, ऑन कंपेयरिंग फीचर्स ऑफ आर्ट विद द मैनेजमेंट we find all the features of art are present in management। क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आएंगे, डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स आएंगे, तो उसमें आपको डिटेल में बताए जाएंगे कि प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंट वगैरह पे बनते हैं। सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। तो इसका मतलब जो मैनेजमेंट है वो दूसरों से काम करने की एक आर्ट है, कला है। नेचर में आपने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट और एंड मैनेजमेंट एज ए साइंस। साइंस के भी आपने फीचर्स देख लिए हैं और आर्ट के भी आपने फीचर्स देख लिए हैं। तो आर्ट और साइंस जब आपने दोनों पढ़ लिया तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट सिर्फ आर्ट है या मैनेजमेंट सिर्फ साइंस है? नहीं, तो मैनेजमेंट के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज आर्ट है। आप किसी चीज को करने के लिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है, तो वो ठीक है, जो आपके पास रूल्स लिखे हुए हैं, तो वो आपके पास गाड़ी है, आपके पास रूल्स लिखे हुए हैं। एक म्यूजिशियन है, गाना गाने वाला है, सिंगर है, तो उसको गाना गाना है, तो वो उसके लिए उसके पास बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस की जरूरत भी है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, उसके साथ प्रैक्टिस की नॉलेज भी है। तो इसी टाइप से पर्सनलाइज स्किल होता है सबका, जो अभी अभी आप पढ़कर आए हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है ना, उसके अंदर उसके अपने भी कुछ फीचर्स होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, प्रैक्टिस होती है। अब आप में से कोई स्टूडेंट अकाउंट या मैथ्स की कितनी प्रैक्टिस करता है, तो वो आर्ट है। जो बच्चा जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा, राइट। बुक्स तो सभी के पास सेम है, क्वेश्चन तो सभी के पास सेम है, तो उसको प्रैक्टिस करने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी बात से मैनेजमेंट, जैसे हम ये बोलेंगे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर हम सबको मालूम है कि स्टीयरिंग कहाँ लगा हुआ है कार में, राइट, ब्रेक कौन सी है, रेस कौन सी है, गियर कहाँ पर है, वो सबको मालूम है। लेकिन अब कार को किसी को बहुत अच्छी तरह से चलानी आती है, किसी को अच्छी तरह से चलानी नहीं आती है, या किसी को चलानी नहीं आती है। कोई गाना बहुत अच्छी तरह से गाता है और कोई गा ही नहीं पाता है, तो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आपका पर्सनलाइज है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, सिस्टमेटिक बॉडी, और साथ में पर्सनलाइज स्किल और प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। It is a both science and an art. It combines features of both science as well as art. It is considered is a science because it has a systematized as well as organized body of knowledge. इसको साइंस भी कहा जा सकता है क्योंकि इसका सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। It is called an art. अब इसको आप आर्ट भी कह सकते हैं because managing requires certain skills which are personal, जो कि पर्सनल होते हैं। अब सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, पर्सनल है, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है उस चीज को सीखने के लिए, राइट। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एक्टिंग के अंदर सभी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते हैं, वो आपको पर्सनल स्किल है। इसी वजह से सभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं, वो प्रैक्टिस है आपके ऊपर, अपना पर्सनलाइज आपका स्किल भी होता है। बैट तो सबको मालूम है कैसे पकड़ना है, लेकिन बैट को अब आपने कैसे कैसे चलाना है, वो क्रिकेटर को जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, बॉलिंग वाले को बॉलिंग में प्रो अपना स्पेशलाइज आएगा। साइंस प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड आर्ट डील विद एप्लीकेशन। साइंस क्या प्रोवाइड करती है? साइंस प्रोवाइड करती है ध्यान से नॉलेज एंड डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि उसको अप्लाई कैसे करना है। रूल तो वही है, एसेट्स इक्वल टू डेबिट, राइट। एसेट्स किसके इक्वल होती है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बस उस फॉर्मूले को इधर से उधर करना आना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस है। एंड स्किल, साइंस एंड आर्ट बोथ एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों साथ साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं रख के देख सकते हैं। इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हर फंक्शन में इनको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद हम आते हैं, इसका जो थर्ड नेचर है कि मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन।
अब आप प्रोफेशन में क्या एग्जांपल रख सकते हैं, जैसे कि एक सीए बनना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, 12th क्लास के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। उसके लिए आपको सीए का कोर्स करना पड़ेगा। तो सीए कौन बन सकता है? जो सीए का एग्जाम क्लियर करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। डॉक्टर कौन बनेगा? जो एमबीबीएस का एग्जाम क्लियर करेगा। वकील कौन बनेगा? जो एलएलबी का कोर्स करेगा। तो इसके लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, प्रोफेशन हर कोई नहीं कर सकता है। ये कोई किराने की दुकान नहीं है कि पापा बैठे हुए हैं, पापा सोने चले गए 12 बजे 1 बजे दोपहर के टाइम में, उसके बाद मम्मी बैठ गई दुकान पे, राइट। डॉक्टर की शॉप पे डॉक्टर ही देखेगा उसको, ये नहीं कि डॉक्टर साहब घर चले गए, आज उसका लड़का देखेगा जी पेशेंट को। तो ऐसा नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। वकील वही करेगा जिसके बाद एलएलबी की डिग्री होगी, डॉक्टर वही बनेगा जिसके बाद एमबीबीएस की डिग्री होगी, सीए वही बनेगा जिसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होगी। उसका एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि उसको बिहेव कैसे करना है। उसको प्रॉफिट मोटिव पे लिए नहीं चलना है, उसको सर्विस मोटिव पे लिए चलना है। प्रोफेशन में नॉर्मली सर्विस मोटिव को देखा जाता है। प्रॉफिट तो है ही है, प्रॉफिट के बिना तो हम चल ही नहीं सकते हैं, लेकिन सर्विस मोटिव यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। आपको कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उसके लिए आपकी पूरी प्रॉपर एक एजुकेशन होती है। जैसे एक टीचर बनना है या एक प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए प्रॉपर एक आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रोफेसर लग गया। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर चीज के लिए आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है। सीए बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होना जरूरी है, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है। एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके बाद एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है। बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, उसको उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है जिस प्रोफेशन में वो आया, वहां पे आपकी प्रोफेशनल बॉडी होती है, राइट। तो वो प्रोफेशनल बॉडी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट, अब हम फीचर्स की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन भी है, और प्रोफेशन में मैंने अभी आपको बता दिया कि मैनेजमेंट जो है वो भी हम कंक्लूड करेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली प्रोफेशन नहीं है। आप उसको कह सकते हैं कि हाफ क्वांटिटी में वो प्रोफेशन है और हाफ क्वांटिटी में प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फुल्ली प्रोफेशन नहीं है जो मैनेजमेंट है। वो मैं अभी आपको अपने फीचर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और लास्ट में कंक्लूजन दे दूंगा कि अब इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हर चीज के लिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, ये तो आपको मालूम ही है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब यही है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, राइट। और अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं वो विदाउट एमबीए डिग्री के बिना अपॉइंट कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे देश के अंदर कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि आपने एमबीए की डिग्री ली होगी, इफ यू गॉट एमबीए डिग्री देन यू बिकम ए मैनेजर। आप विदाउट एमबीए डिग्री के बिना भी, विदाउट एमबीए डिग्री यू कैन बिकम ए मैनेजर। तो इंडिया के अंदर कंपल्सरी नहीं है कि अगर आपको एक मैनेजर बनना है उसके लिए आपके पास कोई एक पर्टिकुलर डिग्री होना जरूरी है, ओके। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब है कि एक एसोसिएशन बनी होती है, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द लॉयर्स। वकीलों के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक बार काउंसिल होती है, उसमें आपको अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, किसके लिए, डॉक्टर्स के लिए। और थर्ड पॉइंट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया फॉर सीए। सीए मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आप 12वीं के बाद इसका कोर्स कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे देश के अंदर बट नॉट फॉर ए मैनेजर। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको मैनेजर होने के लिए कहीं रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा धीरे धीरे कंपल्सरी हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब ये होता है कि हर प्रोफेशन के अपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हर एक प्रोफेशनल को बाइंड करने पड़ते हैं, यानी कि उसको फॉलो करना पड़ता है।
यानी कि विच आर द राइट विच आर द रॉन्ग्स, कौन सी बातें गलत हैं और कौन सी बातें सही हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर इज एन एथिकल कोड laid down by the professional organization and are binding on all profession, जो सभी को फॉलो करनी पड़ती हैं of that profession। जैसे सीए के जो अपने कोड ऑफ कंडक्ट होंगे वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई आपका कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, तो उसके जो जितने भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न है सीए के पास, उसके जितने भी कागज हैं वो किसी और क्लाइंट को नहीं बताएगा, और दूसरे क्लाइंट के वाई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्स को नहीं बताएगा, एक्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वाई को नहीं बताएगा, वाई के जेड को नहीं बताएगा। यानी कि आपने उसको छुपा के रखना है, सीक्रेट रखना है। बट द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर इज नॉट लीगली बाइंडिंग, लेकिन एक मैनेजर के लिए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रखे गए हैं। सर्विस मोटिव, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोफेशन में जो मेन है वो प्रॉफिट मोटिव ना होकर सर्विस मोटिव है, वो सभी जगह ही है। लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे कि ये प्रोफेशन है या नहीं है। तो मैं आपके सामने ये विचार रखने जा रहा हूं, मैनेजमेंट मे नॉट बी रिगार्डेड एज ए यूनिक एंड डिस्टिंक्ट प्रोफेशन, एक अलग तरह से कोई प्रोफेशन नहीं है आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। तो आप मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन को आप पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं, हाफ वे में प्रोफेशन कह सकते हैं।